Hello dear students, good evening. Today we are going to discuss about moment of inertia. ये आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शंस आते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे हम यहाँ से कोई बॉल है फ्री फॉल छोड़ देते हैं छत यानी रूप से छत से, तो ये नीचे की तरफ आने लगती है. किसकी वजह से आती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वजह से आती है. आपको पता है जैसे नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक इसमें जो होता है दो एनर्जी होती हैं. एक MgH होती है जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो नीचे आते आते वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने लगता है जिसे हाफ mv² बोलते हैं. तो ये पोटेंशियल एनर्जी MgH है वो कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है. जैसे हम जानते भी हैं कि एनर्जी को हम लोग ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. तो ये चीज़ जो होती है वो होती है ट्रांसलेशनल मोशन में, यानी जो सीधे मोशन में चलता है. जैसे यहाँ से स्टार्ट किया सीधे चल रहा है, ऊपर से स्टार्ट किया नीचे आ रहा है. पर अगर सेम चीज़ अगर बात करते हैं कि रोटेशन के फॉर्म में हो, रोटेशन मतलब ऐसे घूम रही हो. सपोज करो ये एक कोई मास m है जो ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसके साथ क्या होगा? तो उसमें क्या ऐसी चीज़ होती है जो इसको रोटेट कराता है? तो वहाँ पर भी इसे बोलते हैं रोटेशनल एक्सेलरेशन. तो रोटेशन एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ तो चीज़ चाहिए होगा. तो जो रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है. क्या होता है? टॉर्क. तो बेसिकली ये जो टॉर्क है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है. तो इसी की वजह से जो टॉर्क रिक्वायरमेंट है उसी को बोलते हैं इनर्शिया. तो इसमें रोटेट करने के लिए तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली यही है कि उस पर कि अगर किसी भी बॉडी को एंगुलर रोटेशन करना है तो जो एंगुलर रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए यानी टॉर्क चाहिए वो टॉर्क प्रोवाइड करता है. कितना प्रोवाइड करना है उसी को बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या है कि अगर हमारे पास कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो वो बेसिकली है क्या कि अगर हम सिंपल टर्म में बोलें तो वो जो डिस्क्राइब है कि टॉर्क नीडेड टू स्पेसिफिक एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ रोटेशनल एक्सिस. इस रोटेशनल एक्सिस में रोटेट करने के लिए जितना टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है उसी को बोलते हैं. अब मैथमेटिकल टर्म में अगर इसको डिफाइन करना है तो जिस एक्सिस से ये रोटेट कर रहा है उससे कितनी दूरी पे है ये देखना पड़ता है और उसका कितना मास है ये देखना पड़ता है. रोटेशन की स्पीड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई लेना देना नहीं है. अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किससे करते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट करते हैं, और जो I होता है वो क्या होता है? समेशन ऑफ मास एंड द रोटेशन डिस्टेंस. मीन्स इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, सपोज करो ये r डिस्टेंस पे है तो mr². दिस इज कॉल्ड अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब ये कोई बॉडी यहाँ पर थी लेकिन बहुत सारी बॉडी भी हो सकती हैं अलग अलग जगह पे, तो सभी को इंडिविजुअल फाइंड करके उसका समेशन कर देते हैं तो टोटल हमारा आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? मास का क्या होता है? kg, सभी को मालूम है. और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर. और डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट करेंगे और उसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. क्लियर है सभी को? अब स्टूडेंट हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, देखिए इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या सीखने वाले हैं. तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं. तो हमने देख लिया कि mr² इसका फॉर्मूला होता है. अब कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं. देखिए फैक्टर इफेक्ट करने पे यहाँ फॉर्मूले से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मास पे डिपेंड कर रहा है और रोटेशनल एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है. और डिटेल में जाएंगे तो अगर हम बात करते हैं मास की, चलो नीचे आके देख भी लेते हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है. तो अगर हम देख लें कि और डिटेलिंग में जाते हैं तो ये मास और रेडियस. अब मास बेसिकली क्या है? मास जो होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कैसे, जैसे मान लो इसका कितना मास होगा तो डिपेंड करेगा कि इसके जो पार्टिकल हैं वो कितने डेंस हैं या कितने स्प्रेड हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा इसका मास. और किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है मास? इसका किस शेप और साइज. तो क्या है? दो चीज़ पे डिपेंड करता है, डेंसिटी, शेप एंड साइज. ये दो चीज़ पे इसका मास डिपेंड करेगा.
और एक्सिस ऑफ रोटेशन आर पे तो डिपेंड ही करेगा। तो अगर ये बोला जाए कि किस किस फैक्टर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा, तो मास और इसके एक्सियल रोटेशन लेंथ पे। अब देखिए फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि आई जो होता है वो क्या होता है mr²। लेकिन अब देखो थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि अगर हम यहाँ बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी है, देखिए कोई अगर बॉडी है तो यहाँ पर एक्सिस है इसका रोटेशन, यहाँ से रोटेट कर रहा है। अब मान लो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक r1 डिस्टेंस पे m1 है, r2 डिस्टेंस पे m2 है, r3 डिस्टेंस पे m3 है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पहला फाइंड कर लें m1 और r1²। ये तो सभी को पता है कि क्या होता है फॉर्मूला I1 का, तो इसको I1 लिख दें। इसी तरह I2 लिख दें तो क्या हो जाएगा m2 r2²। I3 लिख दें तो क्या हो जाएगा m3 r3²। अब 3 पार्टिकल थे, ऐसे ही n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो सभी को ऐड कर देंगे। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो सभी को इंडिविजुअली ऐड कर देंगे। तो m1 r1², m2 r2², m3 r3²। अब देखो प्लस को लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पर 3 की जगह में n पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा कि जो n = 1 से कहाँ तक गया, ये n गया। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ mn और rn का स्क्वायर। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या है कि मतलब 3 की जगह में 4 होते तो क्या होता, 5 होते तो क्या होता, तो n के नंबर बढ़ाते जाते और ये फॉर्मूला हमारा मिल जाता। सो दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, जो आप सभी को याद रखना है। क्या है कि अगर देखो ये हमारा अलग अलग पार्टिकल्स हैं, यानी मास को गिना जा सकता है। जो चीज़ गिना जा सकता है यानी काउंट किया जा सकता है, तो अगर चीज़ों को काउंट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। और जो चीज़ काउंट नहीं कर सकते हैं, नॉट काउंटेबल, उसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। कॉन्टीन्यूअस और डिस्क्रीट का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने बोला कि 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, यानी सभी को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये 0 से L लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 0 से L में तो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं ना, तो आप काउंट नहीं कर सकते। तो अगर काउंट नहीं कर सकते तो उसको आप ऐड नहीं कर सकते। तो जो चीज़ काउंट हो सकती है उसी को ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ काउंट नहीं हो सकती उसे ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर काउंट नहीं कर सकते तो बेटा क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि काउंट करने की जगह में हम लोग, जैसे यहाँ पर लिखा था समेसन, तो समेसन की जगह में आ जाता है इंटीग्रेशन। यानी समेसन यूज होता है जिसको काउंट कर सकते हो, और जहाँ काउंट नहीं कर सकते हो उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अगर मैंने बोला कि कोई भी पार्टिकल हैं जो इस साइनसोइडल वेव फॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 0 से पाई पे तो 0, 0.1, 0.2 यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जब इनफाइनाइट पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि 0 पे भी फाइंड करो, 0.1 पे, 0.11 पे, 0.111 पे, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, तो सभी को ऐड नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन पे जैसे मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही फाइंड करना होता, तो हम क्या कर सकते थे कि मान लो m सभी जगह सेम था, तो रादर देन एडिंग हम क्या कर सकते थे कि 0 से पाई पे सभी का क्या फाइंड कर सकते थे, इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर भी डिस्क्रीट यानी काउंटेबल है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं समेसन, और जहाँ पर नॉट काउंटेबल है जिसे कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं तो वहाँ यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि समेसन किया है, क्यों, क्योंकि काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंट कर सकते हैं तो क्या हो गया, सिस्टम डिस्क्रीट हो गया। पर जहाँ नॉट काउंटेबल है उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ठीक है। अब ये रिजिड बॉडी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं ना तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है। सो क्वेश्चन चलिए और पढ़ने के बाद सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये 4 मास m मास के पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं, और किसी पॉइंट्स पे देखिए 4 पार्टिकल्स हैं, सभी का मास m है, जो
स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रखे हुए हैं, उनका साइड का दिया हुआ डिस्टेंस ए। तो अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो जैसे आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, दोबारा रीड्रॉ करेंगे तो ये अगर ये ए है और ये ए है तो आपको पता है इनके बीच 90 डिग्री होता है, और ये आप इसका डायगोनल ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a√2 हो जाएगा, ये सभी को मालूम होगा, a√2 हो जाएगा। अब ऐसे इसको दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर दो, तो ये दूसरा डायगोनल इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा, तो ये a√2 है पूरा, तो ये हाफ यहाँ से लगा के इस पॉइंट m से लगा के और इस पॉइंट तक क्या हो जाएगा, a√2/2 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको a/√2 भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, a/√2 भी लिख सकते हैं। तो ये सेंटर पे, यानी सेंटर से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, a/√2 आ गया। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड पासिंग टू द सेंटर ऑफ द। अब ये क्यों हमने इसे फाइंड किया, क्योंकि इसके सेंटर से फाइंड करना था, तो इसका डिस्टेंस a/√2 आ गया। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो सभी को पता है, क्या होता है, mr², और m पॉइंट ये हो गया और r क्या है, a/√2, तो m और a/√2 का क्या हो गया, स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, a²/2 और m, तो हाफ ma²। तो अगर एक पॉइंट से इसके सेंटर पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ma²। ऐसे इस m से फाइंड करेंगे, इस m से फाइंड करेंगे, इस m से फाइंड करेंगे, तो आप देखिए एक की वजह से क्या आ रहा है, हाफ ma², तो ऐसे 4 की वजह से क्या आएगा, 4 × हाफ am², तो आंसर क्या आ जाएगा, 2ma²। सो दिस इज अ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया when we calculated from a point m, point from all the corners of the square, and it consists mass m. So total moment of inertia will become 2ma².